Hello guys, welcome to my new YouTube video. So in this video we will talk about the pulse. As you all know, we are dealing about the vital signs. In last video we discussed about the respiration, and in this video we will discuss about the pulse. So what is pulse? Basically pulse is a wave, a type of wave that creates by a blood pressure. तो जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब सारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चारों चैम्बर हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वेव प्रोड्यूस करता है एंड देन हमें पल्स फील होती है, दैट इज़ पल्स. तो द पल्स इज़ अ वेव ऑफ अ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि जो वेव क्या कहलाती है, पल्स कहलाती है. दैट वेव इज़ पल्स. तो डेफिनेशन क्या है, द पल्स इज़ अ वेव, एक टाइप की वेव है ऑफ अ ब्लड की वेव है दैट क्रिएट्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ही जो हार्ट है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और एक वेव क्रिएट होगी, वही पल्स कहलाती है. इसमें लिख रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ब्लड इजेक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ, ब्लड वेसल्स में. बाहर ब्लड वेसल्स होती है, जैसे 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड इजेक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड जाएगा एंड देन वो क्या क्रिएट करेगा, पल्स क्रिएट करेगा. तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं. नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे 1 मिनट में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचाया जाता है, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट. 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है 1 मिनट में. 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 70 बार करता है. और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट हमें पता चल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कितना ब्लड पहुंचाया जाएगा. तो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में कितना ब्लड पहुंचाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट. हार्ट बीट मीन्स 1 मिनट में 72 टाइम्स, क्योंकि हमें 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट निकालना है तो 72 टाइम्स बीट करता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कितना एक पंप, जब एक बार पंप करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो कितना ml ब्लड बाहर निकल के जाता है. जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो कितना ml एक पंप में बाहर जाएगा, 72 टाइम्स 1 मिनट में कर देता है बीट, तो कितना ml ब्लड बाहर जाता है, तो 70 ml ब्लड बाहर जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ml ऑफ ब्लड पंप आउट होता है बाहर की तरफ, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड मल्टीप्लाई हार्ट रेट, तो हार्ट रेट कितनी होती है हमारी, 70 बीट्स पर मिनट होती है, तो 70 मल्टीप्लाई 70 कुछ इतना कुछ आता है. देन लीटर में लिखेंगे तो उसको 5 लीटर, तो 5 लीटर 1 मिनट में हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, 5 लीटर 1 मिनट में. ये था थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ट के. नेक्स्ट आता है साइड्स ऑफ पल्स हम कहाँ से ले सकते हैं और जहाँ से लेंगे वो कैसे लेंगे. तो पहली साइड होती है टेम्पोरल पल्स. उससे पहले हम ये देखेंगे, वेयर आर्टरीज अक्रॉस द बोन नियर सरफेस ऑफ स्किन. इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि हमारा हेड है, हेड में यहाँ टेम्पोरल बोन मान के चलो, ठीक है, टेम्पोरल बोन के पास नियर में कोई आर्टरी है, यानी कि बोन के नियर में कोई आर्टरी है, तो उस वहाँ पे हम पल्स क्या करते हैं, पल्स लेते हैं. बोन के नियर जो आर्टरी होती है उससे हम पल्स लेते हैं, ठीक है. तो अब हम साइड्स देखते हैं, बहुत सारी साइड्स होती है पल्स लेने की, कौन कौन सी साइड होती है और कैसे लेते हैं. तो सबसे पहले टेम्पोरल पल्स. तो टेम्पोरल बोन जैसा कि सभी को पता है कि हमारे ब्रेन में मतलब हेड में होती है, ब्रेन में नहीं, हेड मतलब हेड में होती है टेम्पोरल जो बोन होती है. और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो बोन के पास में जो आर्टरी जा रही होगी वही आर्टरी उसी आर्टरी से हम पल्स लेते हैं. तो टेम्पोरल आर्टरी पासेस ओवर अ टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड, दैट इज टेम्पोरल पल्स. द साइट इज सुपीरियर एंड लेटरल टू द आई. इसका मतलब क्या है कि टेम्पोरल पल्स हम कैसे लेंगे, जैसे मान लो ये दोनों हमारी आईज़ हैं,
द साइट इज़ सुपीरियर, साइट इज़ सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर, इन्फीरियर का मतलब नीचे, तो सुपीरियर ऊपर की तरफ, एंड लेटरली टू द आई, लेटरल आगे की तरफ, लेटरल मतलब साइड में, लेटरल मीन साइड में जहाँ ईयर होता है, जैसे ईयर है आई है, तो आई के जस्ट लेटरल मतलब यहाँ पे लेटरल में, और जो ईयर है ईयर से थोड़ा सा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, तो इधर क्या होती है हमारी टेम्पोरल पल्स फील होती है, ठीक है। आई से थोड़ा सा लेटरल एंड सुपीरियर ऊपर की तरफ हमारी टेम्पोरल पल्स फील होती है, कान के थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होती है? कैरोटिड पल्स होती है ट्रैकिया एंड स्टर्नोकिलोइडोमेस्टोइड मसल के जो बीच में, ये कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन जो कैरोटिड पल्स होती है ना, जो हमारा नेक होता है, नेक के लेटरल साइड में, मिड की तरफ हम फील करेंगे ना, नेक बीच से नहीं, बिल्कुल बीचों बीच से नहीं, लेटरल साइड, लेटरल मीन साइड से हम बीचों बीच देखेंगे ना, जैसे ये सिर है, ये नेक है, यहाँ से नहीं लेनी, इधर से लेते हैं, इधर इस साइड से, बीच से नहीं, यहाँ बीच से नहीं लेनी, इधर से लेंगे, साइड में से, लेटरल साइड में से लेंगे ना, इधर से लेंगे, तो इधर से फील होएगी, हमें कैरोटिड पल्स फील होती है, ठीक है। ऑल द साइड ऑफ द नेक वेयर द कैरोटिड आर्टरी रन्स बिटवीन द ट्रैकिया एंड स्टर्नोकेल्टोइड मसल, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है एपिकल पल्स, दो हो गई हमारी, टेम्पोरल पल्स एंड कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट आता है एपिकल पल्स। जो एपिकल पल्स होती है वो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है नियोनेट एंड इन्फेंट में, बच्चों में जो मतलब 28 मंथ तक का बच्चा होता है, 28 डेज़ का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट बोलते हैं, और इन्फेंट बोलते हैं 28 से 1 साल तक के बच्चे को। तो जो 28 डेज़ तक और 1 साल का बच्चा होता है उसमें हम एपिकल पल्स मोस्ट कॉमनली यूज़ चेक करते हैं। एपिकल पल्स यानी कि हार्ट के साइड से रिलेटेड, और इसकी साइट हम आगे देखेंगे क्या होती है। जो एपेक्स ऑफ द हार्ट होता है, एपेक्स पार्ट होता है हार्ट का, वहाँ से लेते हैं हम एपिकल पल्स, और ये बच्चों में ज़्यादा ली जाती है। डॉक्टर मोस्टली देखोगे तो बच्चों में यही लेगा। नेक्स्ट आता है एपिकल पल्स है चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन। जब डिजॉक्सिन हम टैबलेट या फिर डिजॉक्सिन हम कुछ भी देते हैं, टैबलेट या मेडिसिन जब भी हम देते हैं, तो उससे पहले हमें एपिकल पल्स चेक करनी होती है। एपिकल पल्स ही चेक करते हैं क्योंकि ये जो डिजॉक्सिन होता है हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। हमारी हार्ट रेट को तो डिक्रीज़ कर देगा। हार्ट रेट मीन्स जैसे 1 मिनट में 70 हार्ट बीट करता है, तो 70 की जगह 50 कर देगा, 60 कर देगा, ऐसे हार्ट रेट को कम कर देगा। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है वो बढ़ा देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बढ़ा देगा। तो आता है जो अगर किसी पेशेंट में ना हार्ट और पल्स रेट पहले से ही कम है, हार्ट भी कह सकते हैं फिर हार्ट रेट या पल्स रेट कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो वो अगर किसी पेशेंट में कम है पहले से ही, 60 है तो 60 बीट्स पर मिनट है, तो उसकी तो और कम हो जाएगी अगर हम डिजॉक्सिन देंगे। तो उससे पहले हमें क्या चेक करना होता है, हमेशा चेक करना होता है पल्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर चाइल्ड्स में हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो उसमें हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। और मतलब कि कंडीशन के आगे ब्रेडिकार्डिया में भी डिजॉक्सिन नहीं देते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि वही कंडीशन, ब्रेडी मतलब कि कम, टैकी मतलब कि ज़्यादा, तो कार्डिया मतलब हार्ट रेट या फिर पल्स रेट जो कम आ रही है किससे, नॉर्मल से कम आ रही है, दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया। तो डिजॉक्सिन उसमें भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है साइट ऑफ एपिकल पल्स। एपिकल पल्स एपेक्स ऑफ द हार्ट में चेक करते हैं एपिकल पल्स, ठीक है, एपेक्स ऑफ द हार्ट। जैसे कि ये कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ स्टर्नम कैविटी में, मीडियोस्टर्नम कैविटी में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इधर से एपेक्स ऑफ द हार्ट, बेस ऊपर की तरफ होता है, एपेक्स नीचे होता है, तो यहाँ इधर की तरफ से हम क्या लेते हैं, एपिकल पल्स चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट तक हम एपिकल पल्स चेक करते हैं। एज लेस देन 4 ईयर, तो हम 4th इंटरकोस्टल स्पेस से हम क्या करेंगे, एपिकल पल्स लेंगे। और कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड से। तो मेरे लेफ्ट साइड हमेशा ये होगा, तो लेफ्ट साइड से इधर से लेंगे, मिड क्लैविकुलर लाइन यानी कि मिड क्लैविकल, ये क्लैविकल बोन होती है, इसके मिड से लेंगे। और यहाँ 4th इंटरकोस्टल स्पेस है तो यहाँ से लेंगे मिड क्लैविकुलर लाइन से, ठीक है। अब आता है 4 to 6 ईयर ऑफ एज, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लैविकुलर लाइन। वही अगर 4 से 6 साल का बच्चा है, अगर
लेस देन 4 ईयर का है तो हम यहाँ से लेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन बना के, और फोर्थ इंटरकोस्टल 4 से 6 साल का बच्चा है तो वही मिड क्लेविकुलर लाइन बना के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज मोर देन 6 ईयर और एडल्ट पर्सन में क्या करेंगे, मोर देन 6 ईयर है, 4 से 6 में तो ये हो गया मोर देन 6 ईयर, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से राइट साइड, ये लेफ्ट साइड था, ये क्या है राइट साइड ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन, तो इस साइड वाली से यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट आता है ब्रेकियल पल्स। कौन सी पल्स, ब्रेकियल पल्स। तो ब्रेकियल पल्स क्या होती है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग CPR इन न्यूनेट। CPR जब हम दे रहे हैं न्यूनेट को तब हम यूज़ करते हैं मोस्टली ये। यूज ड्यूरिंग BP असेसमेंट, BP असेसमेंट में भी हम ये यूज़ करते हैं। तो हमारा जो बाइसेप्स होता है इसके इनर एस्पेक्ट पे, किसके इनर एक्सपेक्ट पे, जो यहाँ से हमारा थंब जाता है तो इधर वाली लाइन से ही यहाँ इनर एक्सपेक्ट से हम वो चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियल पल्स। मोस्टली हमेशा हॉस्पिटल्स में रेडियल पल्स ही चेक की जाती है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पल्स है। मोस्ट कॉमनली चेक्ड रिस्ट से थंब की साइड से चेक करते हैं, मतलब कि रिस्ट पे हाथ रखेंगे और थंब की तरफ मिलेगी ये रेडियल पल्स हमेशा, क्योंकि रेडियल कहाँ होता है, थंब की तरफ होता है। अल्नर होता है हमारी जो लिटिल फिंगर होता है उस तरफ, तो 2 आर्टरी जाती हैं इधर से और 2 ही बोन जाती हैं, रेडियल और अल्नर, ठीक है। तो रेडियल पल्स यहाँ से लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है विच इज़ द एक्यूरेट ड्यूरेशन फॉर चेक द रेडियल पल्स। एक्यूरेट ड्यूरेशन क्या होती है रेडियल पल्स चेक करने के लिए? 2 मिनट, वैसे तो आंसर देख ही लिया कि 30 सेकंड होती है। 30 सेकंड चेक करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 सेकंड का, क्योंकि जिनमें रेगुलर पल्स देखने को मिलती है। अगर हमें पता है कि इस पेशेंट की हमने पहले पल्स चेक करी है, इसकी रेगुलर वही सेम पल्स मिलती है, नॉर्मल पल्स मिलती है, तो 30 सेकंड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर इर्रेगुलर पल्स, जिनकी इर्रेगुलर पल्स होती है उसको हम 1 मिनट तक चेक करेंगे, पूरा 1 मिनट तक। नेक्स्ट आता है फिमोरल पल्स। अभी तक हमने कौन सी पल्स कर ली, पहले ब्रेन से मतलब सिर से लेके चलते हैं, तो सबसे पहले थी टेम्पोरल पल्स। सेकंड क्या थी हमारी, नेक में थी एपिकल पल्स, सॉरी नेक में थी कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स होती है नेक में। थर्ड हमारी हर्ट के यहाँ से चेक करते हैं, तो उसको हम एपिकल पल्स बोलते हैं। फोर्थ हमने पढ़ी ब्रेकियल पल्स, जो कि हाथ से चेक करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स से। फिफ्थ हमने रेडियल पल्स पढ़ी, जो कि मोस्ट कॉमन है, रिस्ट से कॉमनली हॉस्पिटल्स में यही चेक की जाती है। नेक्स्ट है फिमोरल पल्स। जो फिमोरल पल्स होती है व्हेन कैरोटिड कार्डियक अरेस्ट और शॉक हो, किसी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट या फिर शॉक हो, तो हम क्या चेक करते हैं, फिमोरल पल्स चेक करते हैं। ये सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, शॉक क्या होता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनाटमी पढ़ेंगे, अभी हम एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिमोरल पल्स। जो फिमोरल पल्स होती है वो चेक कर यही पढ़ रहे हैं फिमोरल पल्स ही। चेक द सर्कुलेशन ऑफ द लेग्स, लेग का सर्कुलेशन चेक करने के लिए भी हम फिमोरल पल्स चेक करते हैं, क्योंकि ये पैर में पाई जाती है। फिमोरल आर्टरी जो होती है हमारी वो पैर में होती है। साइट क्या होती है, सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच से चेक करते हैं। मान लो ये लेग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे, इधर से हम फिमोरल पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स कहाँ से चेक करते हैं, जो ये होता है इसको हम पटेला बोलते हैं, और इसके जस्ट पीछे से हम चेक करते हैं पॉप्लिटल पल्स, ठीक है, बिहाइंड द पटेला और नी, ठीक है। पॉप्लिटल पल्स यहाँ से चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर टीबियल पल्स। पोस्टीरियर टीबियल पल्स है, मान लो ये हमारे लेग्स हैं दोनों, ठीक है, तो यहाँ दूसरी साइड तो हमारा जिसको बोलते हैं गट्टा, दूसरी साइड तो वो होता है, लेकिन अंदर साइड तो नहीं होता, तो अंदर साइड से ये जो मतलब पार्ट होता है पोस्टीरियर टीबियल पल्स, यहाँ से चेक की जाती है। टकने के पीछे से चेक करते हैं पोस्टीरियर पल्स। जैसे ये यहाँ पे है, टकना थोड़ा सा बन रखा होता है, उसके जस्ट ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से पीछे से हम चेक करते हैं पोस्टीरियर टीबियल पल्स। On the medial surface of ankle where the posterior tibial artery passes behind the medial malleus. Malleus means टकला। नेक्स्ट आता है डोर्सल पैडिस। डोर्सल पैडिस क्या होता है, फ्रंट ऑफ द फुट में फील होता है डोर्सल पैडिस। जो फुट होता है ये हमारा, ये जो पैर होता है, ये मान लो ये पैर है, तो यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ पे जो फील होती है, यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे, ये कौन सी फील होती है, डोर्सल पैडिस फील होती है।
तो ये थी हमारी टोटल 9 बोन्स। अब 9 पल्स की साइड्स, वेरी सॉरी, 9 पल्स की साइड्स थी ये। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अब? तो पल्स की करेक्टरिस्टिक्स पहले तो होती है इसका रेट। नॉर्मल जो रेट होता है पल्स का वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसके बीच में अगर पेशेंट की पल्स आ रही है तो दैट मीन्स नॉर्मल इंडिकेट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिदम। रिदम जो होता है नॉर्मल हार्ट बीट, यानी कि नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हार्ट बीट थोड़ी बहुत उल्ट फुल्ट हो जाती है तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है, डिसअरिथमिया हो सकता है पेशेंट में। ये डिसअरिथमिया और ये सारी चीज़ें टर्म्स हैं वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पल्स डेफिशिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पल्स डेफिशिट क्या होता है? जो हमारी एपिकल पल्स है, जो हमारी हार्ट की पल्स है, उसमें से हम माइनस कर देंगे रेडियल पल्स को, तो हमारा पल्स डेफिशिट आ जाएगा। और पल्स डेफिशिट सीन कब होता है? सीन इन हार्ट रेट डिक्रीज एंड हार्ट रेट डिक्रीज कंडीशन। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? पल्स डेफिसिट सीन होता है। ठीक है, हमारी जो दो कंडीशन होती है, कॉरिगियन पल्स एंड बाउंडिंग पल्स, ये दोनों क्या होती है? पल्स की एबनॉर्मेलिटी होती है। कॉरिगियन पल्स जो होती है वो क्या होती है? जो भी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जाना तो उसका ब्लड अरोटा में चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? वॉल की डिफॉर्मिटी के कारण वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो दैट इज़ कॉरिजियन पल्स। तो हमारी पल्स क्या है? मतलब कम होगी। और इस कॉरिजियन पल्स को हम वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होती है? ये भी एक एबनॉर्मलिटी होती है जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से बाहर जाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर अरोटा में आना चाहिए, वो 70 ml आता है एक बीट पे। 70 ml ब्लड बाहर आता है। 70 ml ब्लड बाहर आता है तो 72 बीट्स पे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर 70 ml से ज़्यादा आता है इस कंडीशन में, और इस 70 ml से ज़्यादा आएगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा हर बीट पे, तो दैट मीन्स उसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलीमिया। वोलीमिया मतलब कि फ्लूइड लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में। नेक्स्ट थर्ड वाइटल साइन आता है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? जो हमारी मान लो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारी कंटेंट और सेल्स सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, तो ये सारा कंटेंट है ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाए, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड, ये जो फोर्स लग रही है किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, किसी ब्लड वेसल या आर्टरी के ऊपर जो फोर्स लग रही है बाय पुशिंग द ब्लड पुश हो रहा है, ब्लड आगे की तरफ पुश हो रहा है, तभी तो इनके ऊपर फोर्स लग रही है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वॉल ऑफ एन आर्टरी बाय पुशिंग द ब्लड अंडर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर में लग रहा है, वो प्रेशर लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रेशर में फ्रॉम द हार्ट से। मोस्टली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है बाहर, तो एकदम से अरोटा की वॉल्स पे प्रेशर लगाता है और पूरी बॉडी की वॉल्स पे फिर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी बाय पुशिंग द ब्लड प्रेशर अंडर द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द हार्ट। अब हम दो टाइप से ब्लड प्रेशर को ले सकते हैं, दो मेथड होते हैं ब्लड प्रेशर लेने के, एक तो पैल्पेटरी मेथड और एक ऑस्कल्टेटरी मेथड। जो पैल्पेटरी मेथड होता है बहुत रेयरली कभी भी, मतलब मैंने तो देखा नहीं आज तक हॉस्पिटल में, बहुत रेयरली यूज़ होता भी है तो, और ऑस्कल्टेटरी मेथड तो हमेशा होता ही है यूज़। तो पैल्पेटरी मेथड क्या होता है? ये सिर्फ है ना पैल्पेट करके, हाथ से पैल्पेट करके क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ऑस्कल्टेटरी जो मेथड है उससे हम ऊपर का और नीचे का बॉडी पार्ट का दोनों का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों हम मेज़र कर सकते हैं। किससे? ऑस्कल्टेटरी प्रेशर से। ठीक है, तो पैल्पेटरी मेथड से सिर्फ हम सिस्टोलिक प्रेशर हाथ से मेज़र कर सकते हैं, और ऑस्कल्टेटरी मेथड से हमें ना मोस्टली यूज़ करते हैं कॉमनली, तो इससे हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही मतलब हमें ब्लड प्रेशर मिल सकते हैं इससे। ठीक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किस चीज़ से क्रिएट होता है? तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बाहर जाएगा, तो जब उस पर ब्लड प्रेशर लगेगा ना, तो जब जो प्रेशर क्रिएट होगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब डायस्टोल कर दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिस्टोल कर देगा,
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और ब्लड बाहर निकल जाएगा, और फिर करने के बाद वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके रिलैक्स होता है तब जब प्रेशर आता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक आता है पल्स प्रेशर। क्या होता है? तो पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80 नॉर्मल। तो 120 माइनस 80 तो नॉर्मल 40 mmHg आता है। पल्स डेफिशिट हम पढ़ ही चुके हैं पीछे, एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, तो उसे पल्स डेफिशिट बोलते हैं। और हार्ट रेट की डिक्रीज़ हो, हार्ट रेट हमारी या फिर पल्स रेट जो है हमारा 70 से कम हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पल्स डेफिशिट, मतलब 70 से कम हो तो हम उसे बोलते हैं कि हमारी हार्ट रेट क्या है? डिक्रीज़ है। तो हार्ट रेट की डिक्रीज़ की कंडीशन में हमारी एपिकल पल्स जो है और रेडियल पल्स की डिफरेंस मिलेगा, उसे बोलते हैं पल्स डेफिशिट। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर कैसे करते हैं। बहुत इजी प्रोसीजर है। पहले आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो। आर्टिकल कलेक्ट करने से पहले मेन जो काम होता है वो क्या होता है? हमारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किए तो उनको चेक करना है, यूज़ करे भी हैं तो उनको चेक करना है। बेसिकली ये चीज़ें नहीं करते हैं, बट एज अ हमें याद करना है तो हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी थियोरेटिकली, ठीक है। तो उनको हमें पहले चेक करना है कि वो वर्किंग है या नहीं है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो सबसे पहले कलेक्ट करेंगे आर्टिकल्स को। स्टेथोस्कोप चाहिए हमें, स्पिग्नोमेनोमीटर चाहिए और कफ चाहिए। कफ होता है मतलब कि वो जो लगाते हैं ना हाथ के ऊपर बांधने के लिए, बांधते हैं, उसी को हम ब्लेडर भी बोलते हैं। इसी को कफ होता है। एक टाइप का बैग होता है, बैग टाइप से होता है जिसके अंदर हवा भरती है और एक उससे 2 ट्यूब होती हैं, इसके अंदर 2 ट्यूब लगाई जाती है। जैसे मान लो एक कफ है तो यहाँ से 2 ट्यूब निकलेंगी। एक ट्यूब तो किससे कनेक्ट होगी? वो जो दबाते हैं ना प्रेशर लगा के, पंप करते हैं प्रेशर लगा के, जिससे इसके अंदर हवा भरती है और प्रेशर क्रिएट होता है। और एक होता है जो स्पिग्नोमेनोमीटर से कनेक्ट होता है, जो रीडिंग दिखाता है, जिस पे यहाँ पे ऐसे रीडिंग लिखी होती है 110, 120, 130, ये 0 से स्टार्ट हो जाती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 120, 180 ऐसे रीडिंग होती है इसके ऊपर। तो ये कनेक्ट होता है इससे। इस पे हम जब हम इस पे बार बार प्रेशर लगाएंगे तो इसकी निडल ऊपर की तरफ जाएगी। ये निडल मोस्टली 180 तक ले जाते हैं। हम नॉर्मली क्लिनिकल में हम करते हैं तो 180 तक ले जाते हैं। फिर इसके ऊपर ये जो ये होता है ना, ये इसके ऊपर एक गोल गोल सा होता है। जब हम इसको दबा के इसको बंद मतलब इसको फुलाते हैं ना इसको, और ये 120 तक नीडल लेके जाते हैं तो इसको बंद करके लेके जाते हैं, क्लोज करके लेके जाते हैं। और जब हमें चेक करना होता है तो हम इसको हल्का हल्का लिटल खोलते हैं। 2 mmHg का प्रेशर हर उसमें खोलते हैं। तो खोलते जाएंगे, आराम से देखते जाएंगे हम। स्टेथोस्कोप यहाँ जो भी रेडियल वो होगी आर्टरी होगी उस पे हम लगाएंगे स्टेथोस्कोप को, और फिर इस पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें बीट सुनाई देनी स्टार्ट हुई है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ सुनाई देनी स्टार्ट हुई है वो तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा। जैसे मान लो किसी को 120 पे सुनाई दी या 140 पे सुनाई दी, तो जहाँ सुनाई दे गई वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जहाँ नीचे नीचे आते जाएंगे, जहाँ हमें सुनाई देनी बंद हो गई, वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। फिर ये साइज़ हैं कफ़ के, ये अभी तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो साइज़ ऑफ कफ नियोनेट, इन्फेंट, एडल्ट आर्म के लिए और एडल्ट थाई के लिए ये अलग अलग होते हैं। तो नियोनेट का ये होता है, देख लेना ये रीडिंग, ये तो खुद याद करनी पड़ेगी भाई। ये जो कफ बैग सा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेडर भी बोलते हैं, ब्लेडर। नेक्स्ट आता है साइड सिलेक्शन ऑफ बीपी। तो साइड सिलेक्शन ऑफ बीपी में क्या है? मोस्टली लेफ्ट आर्म सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट आर्म। और बीपी कफ, जैसे कि मान लो ये आर्म है, ये हमारी आर्म है, ठीक है। तो ये लेफ्ट आर्म है, तो यहाँ पे हमने बीपी कफ बांध दिया। तो ये यहाँ का जो गैप होगा ना, ये 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर इस कफ को बांधना है। यहाँ पे इतना गैप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल इधर से हम इस पल्स को सुनते हैं। मान लो ये सीधा हाथ है, यहाँ पे हमने बांध दिया, ये मान लो हमारा वो है, इतना हमने गैप छोड़ दिया, ठीक है। इतना गैप छोड़ने के बाद यहाँ ब्रेकियल पल्स होती है बिल्कुल, यहाँ से हम क्या करते हैं, वो लेते हैं और लेफ़्ट आर्म मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। और 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच ये गैप छोड़ते हैं हम, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है
बोथ आर्म से आर्म पे मान लो कि हमारी दोनों ले तो हम राइट से भी सकते हैं, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है लेफ़्ट आर्म, ठीक है, तो लेफ़्ट आर्म से लेते हैं। और हॉस्पिटल क्लिनिकल्स में तो दोनों से ही ले लेते हैं, किसी से भी, ठीक है। तो हमारी कंडीशन आती है कि दोनों आर्म्स में ट्रॉमा हो गया, तो हम सैंपल मतलब कि हम जो है ब्लड प्रेशर कहाँ से लेंगे, दोनों आर्म्स में चोट लग रही है तो ब्लड प्रेशर कहाँ से लेंगे, तो थाई का यूज़ करो ब्लड प्रेशर लेने के लिए। जो हमारी थाइज़ हैं उस पर बीपी कफ लगा लो, उसका बीपी कफ का साइज़ थोड़ा बड़ा आएगा तो वो कफ लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अपर आर्म पे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब करते हैं, जो हमारी अपर आर्म है उस पर कॉन्ट्रा, या तो आईवी कुछ चल रहा हो या आईवी प्रोसीजर हो। हम जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे तो हम जहाँ पे आईवी लाइन चल रही है वहाँ से भी ब्लड बीपी ले लेते हैं। वैसे हम नहीं लेते, बट वहाँ का जो स्टाफ है वगैरह वो ले लेता है। तो आईवी जहाँ से चल रहा है वहाँ से नहीं लेना चाहिए। और आईवी प्रोसीजर कुछ भी चल रहा है तो वहाँ से भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि आईवी लाइन से कुछ भी रिलेटेड चल रहा है तो नहीं लेना। रिनल फेलियर में हम डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस करते हैं तो हम ब्लड मतलब कि वहाँ पे वो बनाते हैं, फिस्टुला बनाते हैं, क्या अल्नर आर्टरी, जो हमारी अल्नर आर्टरी और वो है रेडियल आर्टरी है उसके बीच में फिस्टुला बनाते हैं। तो तब वही तो है, ब्लड आईवी लाइन ही तो है वो भी। तो उसमें उस कंडीशन में भी हम नहीं करते, रिनल फेलियर वाली कंडीशन में। और किसी की लेफ़्ट साइड की जो ब्रेस्ट है वो रिमूव करा रखी है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं करते हैं। अच्छा, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो मतलब कि मेडिकल टर्म में वो बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट आता है लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेस्ट अगर रिमूव हुई है तो उस कंडीशन में भी हम लेफ़्ट आर्म से हम क्या करेंगे, बीपी को नहीं लेते हैं। वैसे तो बेसिकली हम हॉस्पिटल्स में ले लेते हैं ऐसे, पर थियोरेटिकली थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें नहीं भी लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, इन्वेजिव मेथड एंड नॉन इन्वेजिव मेथड, दो मेथड हमने पढ़े हैं, मतलब कि मेथड पढ़े हैं। तो इन्वेजिव मेथड तो हम कैथेटर किसी आर्टरी में कैथेटर डाल के और तब हम बोले, तो ये तो बहुत रेयरली नोट ना के बराबर यूज़ किया जाता है। और जो नॉन इन्वेजिव होता है वो हमने पढ़ ही लिया, ऑस्कल्टेटरी और पैल्पेट करके, या तो मतलब कि जैसे कि कोई वो है आर्टरी है उसको पैल्पेट करके या फिर ऑस्कल्टेट करके। तो ये भी हम बहुत कम करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली करते हैं, हमेशा हॉस्पिटल में यही करते हैं, जो कि स्पिग्नोमैनोमीटर से यूज़ होता है, स्टेथोस्कोप, स्पिग्नोमैनोमीटर जिसके लिए यूज़ होता है, और कफ यूज़ होता है, 3 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन वाइल चेकिंग द बीपी। मोस्ट कॉमनली ध्यान रखना है सुपाइन पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन देते हैं, हमेशा सुपाइन पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन देते हैं। जैसे हमारा हर्ट यहाँ है तो इस हर्ट के लेवल पे पोजीशन मतलब हैंड को रखेंगे, यहाँ पे कफ लगाएंगे और फिर हम चेक करते हैं। नहीं तो हमारा जो वो है वो अगर नीचे रह गया, या तो हमने कफ नीचे लगा दिया हैंड पे तो हमारा क्या है बीपी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और अबव लगा दिया तो बीपी कम आएगा। और इसलिए हम एट हर्ट लेवल पे लगा के और फिर चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू चेक द बीपी। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखना है। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करके आता है या फिर मतलब कि वो कॉफ़ी वगैरह पी के आता है तो उसको 30 मिनट तक उसमें नहीं चेक करते हैं, लेकिन क्लिनिकली हम चेक कर देते हैं। लेकिन थियोरेटिकली हमें यही याद रखना है कि जो हमें स्मोकिंग करके आते हैं और मतलब कि इंस्टेंट स्मोकिंग और वो करके आए हैं, कॉफ़ी पी के आए हैं, तो उनमें हम 30 मिनट तक चेक नहीं करते, 30 मिनट बाद चेक करते हैं। क्योंकि वो जो स्मोकिंग होती है और कैफीन होता है ये हमारे CNS को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण जो हमारी आर्टरी है, अब आर्टरी इतनी थी तो कम प्रेशर लग रहा था, नॉर्मल प्रेशर लग रहा था, लेकिन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी कि पतली हो गई आर्टरी, क्यों ड्यू टू उनके अंदर निकोटीन होता है और कैफीन होता है, इस वजह से। तो ये डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा आएगा, लगना प्रेशर ज़्यादा ही है, ठीक है। इतना सारा ब्लड एकदम से जाएगा तो प्रेशर तो लगना ही है। तो 30 मिनट तक हम चेक नहीं करते, 30 मिनट बाद चेक करते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है पेशेंट शुड बी सिटिंग पोजीशन, बोथ फीट शुड बी फ्लैट। कभी भी जो लेग्स है पेशेंट के वो क्रॉस नहीं होने चाहिए, अगर हम सुपाइन पोजीशन में ले रहे हैं तो क्रॉस लेग्स नहीं होने चाहिए, उससे बीपी क्या होता है इंक्रीज आता है क्रॉस लेग से। हमेशा सुपाइन पोजीशन में ले रहे हैं तो लेग्स हमेशा स्ट्रेट फ्लैट होनी चाहिए, और या फिर सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। आर्म्स ऑफ द क्लाइंट शुड बी बीट द लेवल ऑफ हर्ट, बी एट द लेवल ऑफ हर्ट के लेवल पे हमने पढ़ लिया ये बात। अप्लाई द कैथेटर ब्लेडर
मतलब कि अप्लाई कर देना उसको। अप्लाई करने के बाद हमें वो जो वोल होती है, ये जो एयर पंपर होता है, इससे हम पंप करते हैं उस नीडल को ऊपर लेके जाते हैं, और उस वो करने से पहले हमें जो ये पूरा बंद करना होता है, क्लोज़ करना होता है। बाद में हम जब उसको चेक करेंगे तो हल्का हल्का खोलते खोलते हम चेक करते हैं उसको। नॉर्मली क्लिनिकल्स में जब हम करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, फिर हम चेक कर लेंगे तो हमें साउंड का नाम क्या होता है, कोर्टोकोफिस साउंड। ठीक है, ये साउंड होती है, इसके अंदर 5 फेज होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस साउंड का नाम याद कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर हम बीपी ले लेंगे और उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, यानी कि उसको उस रीडिंग को लिख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं बीपी से रिलेटेड, तो क्या होते हैं, एक बार बीपी हमने चेक किया तो 5 मिनट का वेट करेंगे। कोई वेट नहीं करता वैसे, पर वेट करना चाहिए 5 मिनट का, क्योंकि जो हमने इतना टाइट प्रेशर लगाया है तो हमारी जो आगे का जहाँ पे प्रेशर लगाया उससे आगे तो हमें ब्लड एकदम से मिल नहीं पाएगा, तो 5 मिनट का वेट करना चाहिए ताकि उसको ब्लड मिल जाए आगे वाले पार्ट को, और तब हम ले। ठीक है, ब्लेडर और कफ अगर नैरो है, छोटा और पतला है, तो उससे क्या होगा, हाई बीपी आने के चांसेस हैं। अगर मान लो बच्चों इन्फेंट वाला हमने बड़े में मतलब इन्फेंट वाला हमने चाइल्ड में यूज़ कर दिया तो वो तो छोटा रहेगा, तो उससे हम हाई बीपी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और ब्लड कफ अगर वाइड है, बड़ा है, तो उससे लो बीपी आने के चांसेस होते हैं। लूजेस बीपी कफ, अगर बीपी कफ हमने टाइट नहीं बांधा तो उससे बीपी हाई आने के चांसेस होते हैं। ये मेन पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये हमेशा याद रखने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है कि 5 मिनट का गैप रखना चाहिए सेकेंड बीपी लेते टाइम, वैसे कोई रखता नहीं है। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।